मैंने इनकार में सर हिलाया और इसे अपने आइंदा प्रोग्राम के मुतालिक बताया तो मेरी बात सुनकर इसने भी साथ चलने की पेशकश की, जो मैंने बिला तामुल कबूल कर ली। इस तरह हम शाम को मारिया और डेविड की बीवी मार्गरेट को कुछ बतलाए बगैर खामोशी से हवेली जा पहुंचे। आज हम अपने साथ एक टॉर्च भी लाए थे। जिस वक्त हम हवेली में पहुंचे इस वक्त चारसू अंधेरा फैल चुका था। जा बजा आसमान पर चमगादड़ें फिर रही थी। फिजा में एक अजीब तरह की खामोशी छाई हुई थी। रात के अंधेरे में हवेली बहुत आसेब ज़दा लग रही थी। इस पर अजीब सी वहशत तारी थी। आज मारिया के बगैर मैं खुद को किसी कदर हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। डेविड ने टार्च रोशन कर दी और हाल में चारों तरफ टार्च घुमा घुमा कर इसकी रोशनी में चीजों का जायजा लेने लगा। अभी हम पूरे हाल का जायजा न ले पाए थे कि अचानक ऊपर की बालकोनी से एक निस्वानी हंसी की आवाज यूं सुनाई दी, जैसे कोई हमें देखकर हमारा मजाक उड़ा रहा हो। हमने देखा कि ऊपर की मंजिल और छत के दरमियान एक औरत का कटा हुआ सर उड़ता फिर रहा है। इसके मुंह से मुसलसल हंसी की आवाजें निकल रही थी और इसका गर्दन तक कटा हुआ सर, जिससे गाढ़े खून के कतरे हाल के फर्श पर मुसलसल गिर रहे थे, चकराता फिर रहा था। यह मंजर रगों में खून मुंजमद कर देने के लिए काफी था। वक्ती तौर पर हम दोनों कुछ देर के लिए घबरा गए। फिर हमने अपने दिल मजबूत किए और इस औरत के सर की तरफ रोशनी की। वो सर हाल के चारों तरफ चक्कर लगाता फिर रहा था। इसकी गर्दन से टपकते हुए खून के ताजा कतरे हाल में पड़ी हुई चीजों और फर्श पर बारिश की तरह गिर रहे थे। दफातन डेविड को कुछ ख्याल आया। इसने यकदम गले में पहनी हुई स्लेब का रुख इसकी तरफ कर दिया। जैसे ही स्लेब का रुख इसकी तरफ हुआ वो सर गायब हो गया। हम दोनों के मुंह से एक इत्मीनान भरी सांस निकली और मैं इस शैतानी सर के गायब हो जाने पर खुदा का शुक्र अदा करने लगा। बाद में हमने इसे शैतानी करिश्मा करार दिया और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए ऊपर की मंजिल की जानिब बढ़ने लगे। टार्च मुसलसल रोशन थी, जिसकी रोशनी में हम इर्द गिर्द का जायजा ले रहे थे। इस सर के जाहिर होने से ये बात साबित हो गई थी कि यह हवेली वाकई आसेब ज़दा है। मगर जब इस हवेली में दाखिल हो ही गए थे तो हमने तहिया कर लिया था कि आज इसके तमाम इसरार और रमूज जानकर ही लौटेंगे। यही सोचते हुए हम ऊपर की जानिब बढ़ते गए। जैसे ही हम ऊपर मंजिल की राहदारी में पहुंचे तो यकदम हमें पियानो के बजने की आवाज सुनाई दी। पियानो की आवाज राहदारी में बने हुए कमरे से आ रही थी। हमने बारी बारी हर दरवाजे के साथ कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो पियानो की आवाज दाएं तरफ बने हुए 4 कमरों में से दूसरे कमरे से आती सुनाई दी। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा तो आंखों ही आंखों में एक फैसला किया। इस कमरे की चाबी मेरी जेब में थी। मैंने आहिस्ता से हाथ डालकर चाबी निकाली और फिर एहतियात से इसे दरवाजे के कुफल में डालकर घुमाया। जैसे ही चाबी घूमी पियानो बजने की आवाज अचानक बंद हो गई और फिजा में एक खामोशी छा गई। इस कदर खामोशी थी कि हम एक दूसरे के दिल की धड़कन तक सुन रहे थे। मैंने चाबी कुफल से निकाली और वापस जेब में डाल ली। जाहिर है अब कमरे खोलने का मकसद खत्म हो गया था। हम दोनों मजीद आगे बढ़े और राहदारी में चलते हुए दूसरी जानिब मुड़ गए, जिसके दूसरी जानिब एक जीना सा एक और मंजिल की जानिब चढ़ता दिखाई दिया। इसकी पहली सीढ़ी के दाएं हाथ एक बड़ी सी पेंटिंग लगी हुई थी, जिसमें एक हिरन पे कुत्ते झपट रहे थे और हिरन की जख्मी पीठ खून से भरी हुई थी। इस वहशतनाक माहौल में ऐसी तस्वीर देखकर एक अनजाना सा खौफ तारी हो रहा था। हम कदम उठाते जीने की जानिब बढ़ने लगे। जैसे ही हमने पहली सीढ़ी पर कदम धरा नीचे हाल में से चीखों की आवाजें सुनाई दी। यूं महसूस हो रहा था जैसे हाल में बहुत सी औरतें मिलकर बैन कर रही हों। इस खौफनाक माहौल में इनके रोने की आवाजें बहुत डरावनी लग रही थीं। मैंने घबराकर डेविड की जानिब देखा, जो हाथ से अपने सीने पर क्रॉस का निशान बना रहा था। इसने मुझे अपने पीछे ऊपर आने का इशारा किया और आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर जाने लगा। मैं भी इसकी पैरवी में पीछे पीछे कदम उठाने लगा। ऊपर की मंजिल पर एक गैलरी नुमा बरामदा बना हुआ था, जिसके सामने एक जालीदार लोहे की शीट लगी हुई थी, जिसमें से ताज़ा हवा आ रही थी। हम चलते हुए इस बालकनी के नजदीक पहुंचे और हवा में सांस लेने लगे। हमें यूं महसूस हुआ जैसे हम दोनों किसी गहरे कुएं से निकलकर ताज़ा हवा में पहुंच गए हों। तारों भरा आसमान यहाँ से साफ दिखाई दे रहा था और नीचे हवेली का वीरान बाग और इसमें लगे हुए दरख्त किसी देवों की तरह दिखाई दे रहे थे। हम कुछ देर वहाँ खड़े रहे। इसके बाद हम वापस निचली मंजिल की राहदारी में पहुँच गए। मैंने एक कमरे के कुफल में चाबी डाली और इसको खोलकर हाथ का धक्का देकर इसका दरवाजा अंदर की जानिब धकेल दिया। इस कमरे में हमें किसी कदर घुटन का एहसास हो रहा था। शायद इसकी वजह रोशनदान के ना होने की रही हो। डेविड ने टार्च रोशन करके कमरे के वस्त में डाली तो सामने के रुख पर एक बेड पर कोई चादर ओढ़े लेटा हुआ था, जिसे देखते ही मेरे मुंह से चीख निकल गई और इस अचानक उफ्ताद पर डेविड के हाथ से टार्च छूटकर फर्श पर गिर पड़ी और लुढ़कती हुई एक जानिब जा लगी। हम दोनों अंधों की तरह टटोल टटोल कर फर्श पर टार्च की तलाश में हाथ मारने लगे, मगर वो हमारी दस्तरस से दूर थी। थोड़ी देर में डेविड की खुशी से लरजती हुई आवाज सुनाई दी और इसके साथ ही इसने टार्च रोशन कर दी। कमरे में एक बार फिर रोशनी फैल गई।
ہم نے سوچ لیا تھا کہ اب یہی منحوس حویلی ہمارا مقبرہ بنے گی اور ہمارے گھر والوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور ہم بھی ایک دن ہڈیوں کے پنجرے میں تبدیل ہو کر اس حویلی کی وحشت میں مزید اضافے کا باعث بنیں گے۔ ڈیوڈ دروازے کے ساتھ زور آزمائی کر کے تھک ہار کر اس کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ میرا سانس بھی اکھڑ گیا تھا اور میں بھی ڈیوڈ کے ساتھ ہی گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ ابھی ہمیں بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ہال کی چھت کے درمیان میں لگے ہوئے فانوس میں ہلچل پیدا ہوئی اور وہ ایک زوردار دھماکے سے فرش پر آن ٹکرایا۔ اس کے نیچے لگے ہوئے نوکدار سریے جو غالباً ڈیکوریشن کے لیے لگائے گئے تھے زمین میں گڑ گئے اور جیسے ہی ہم نے اس کے گرنے کے مقام پر ٹارچ سے روشنی ڈالی، دہشت سے ہماری چیخیں نکل گئیں۔ فانوس کے نوکدار سریے ایک انسانی جسم میں پیوست تھے اور اس انسانی جسم سے تازہ خون نکل رہا تھا جو اس کے چاروں طرف پھیلتا جا رہا تھا۔ ہمیں اپنا خون ہمارے جسموں میں جمتا محسوس ہوا اور خوف سے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ڈیوڈ نے گھبرا کر ٹارچ بجھا دی اور منہ میں کچھ بڑبڑانے لگا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے خوف سے اس کے حواس ختم ہو گئے ہوں اور وہ ذہنی توازن کھو چکا ہو۔ میرے اپنے حواس کب قائم تھے جو میں اس کو حواس میں قابو رکھنے کا مشورہ دیتا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس بے جان لاشے کی طرف نظریں دوڑائیں تو مجھے ایک بار ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لی کہ اچانک ایک جاندار سی چیز میرے سینے سے آ کر ٹکرائی۔ ڈر سے میرے منہ سے چیخ نکل گئی اور میں یکدم کھڑا ہو گیا۔ دوسرے لمحے وہ قد آور کالا بلّا میاؤ میاؤ کی آوازیں نکالتا ایک جانب گم ہو گیا۔ میرے سینے میں یکدم درد کی لہر سی اٹھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی وزنی چیز میرے سینے سے آ ٹکرائی ہو۔ میں نے ماتھے پہ آیا ہوا پسینہ صاف کیا اور ڈیوڈ کی جانب دیکھا جو نہ جانے کب کا نیند کی وادیوں میں کھو چکا تھا۔ سچ ہے، نیند کانٹوں پر بھی آ جاتی ہے۔ حالانکہ جس قسم کے پے در پہ واقعات ہمارے ساتھ پیش آئے تھے ان سے تو ایک اچھا خاصا دل گردے والا انسان بھی گھبرا جاتا۔ میں نے جھنجھوڑ کر ڈیوڈ کو اٹھایا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور لاشعوری طور پر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر میری طرف دیکھنے لگا۔ جب اس کے حواس بحال ہوئے اسے یاد آیا کہ وہ ابھی تک اس منحوس حویلی میں ہی قید ہے تو چیخنے لگا۔ میں نے اس پر توجہ دیے بغیر دروازہ کھولنا چاہا تو دروازہ یوں کھلتا چلا گیا جیسے کبھی بند ہی نہ ہوا ہو۔ میں نے خوشی سے کانپتے ہوئے ڈیوڈ کا ہاتھ پکڑا اور دونوں گیٹ سے باہر نکل کر شہر جانے والی سڑک پر سرپٹ بھاگنے لگے۔ ہم جلد از جلد اس منحوس حویلی سے دور بھاگ جانا چاہتے تھے۔ اس وقت رات کے تقریباً 3:30 بج رہے تھے جب ہم اپنے گھر کی دہلیز پر کھڑے زور زور سے سانسیں لے رہے تھے۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر دروازے پر دستک دی اور جیسے ہی دروازہ کھلا ہم دونوں بے ہوش ہو کر دروازے کے اندر کی جانب گر گئے۔ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ ہم مسلسل 3 روز بے ہوش رہے ہیں، لیکن دل ہی دل میں ہم اس منحوس حویلی سے زندہ سلامت بچ نکلنے پر خدا کا شکر ادا کرنے لگے۔ جب ہم نے ماریا اور مارگریٹ کو تمام واقعات سنائے تو وہ خوف سے کانپنے لگی۔ دوسرے روز میں نے حویلی کی چابیاں اس کے مالک کے حوالے کی اور دوبارہ ہوٹل میں رہائش اختیار کر لی۔ اور Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories and thanks for watching.